अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी प्रधानमंत्री के रूप में, उनके शपथ ग्रहण के बाद, तीसरी बार उनकी शपथ ग्रहण के बाद से अब तक देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की। तो जो लोकसभा के चुनाव के दौरान जो राजनीतिक वायुमंडल था, भाजपा ने उस राजनीतिक वायुमंडल को पलट दिया 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। जम्मू कश्मीर और झारखंड, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने जो संख्या बल हासिल किया है वो भी अभूतपूर्व है उसके लिए। झारखंड और जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए तो महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली बड़े बहुमत से जीता। मैं आज इसकी चर्चा यहां इसलिए कर रहा हूं आरंभ में कि इन 5 राज्यों में लगभग 650 के आसपास एमएलए चुने गए, 660 शायद, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, और उसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी केवल 73 की है। सारे 5 राज्यों में मिला के 73 प्रतिशत जोड़ लीजिए, उसकी स्ट्राइक रेट कितना है। लेकिन कांग्रेस के तेवर बदले हुए, उसको लग रहा है कि नहीं, क्षेत्रीय दलों के साथ अब दो टूक बात होनी चाहिए। हरियाणा में उसने किसी को नहीं सेटा, न सपा को 1 सीट दी, न 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी, हार गई लेकिन सीट नहीं दी। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी से पैचअप नहीं हुआ। अब बारी आ रही है, बंगाल में होना ही नहीं, वहां तो ममता जी ने पहले अनाउंस कर दिया, ममता दीदी ने, कि हम कांग्रेस के साथ, हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा विधानसभा के चुनाव में, एकला चलो रहे। लालू जी की पार्टी का प्रश्न आ रहा है। लोकसभा अगले 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के तमाम राज्यों में चुनाव होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे 2 बड़े राज्य भी हैं। बिहार में तो अभी होना इसी वर्ष। बिहार में भी विचित्र स्थितियां हो सकती हैं। कांग्रेस को अचानक से जो लगने लगा कि क्या हम अपनी पार्टी के को बक्से में बंद कर दें, क्या सहयोगी दलों को जिताने का ठेका हमने लिया है, ये भाषा, ये भाव मुद्रा कांग्रेस की। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी बुरी तरह पराजित हुई, कांग्रेस के मन में लड्डू फूटा। दिल्ली में तो कांग्रेस हर्ष मनाई रही, उल्लास में है केजरीवाल की पार्टी के ध्वस्तीभूत होने पर, केजरीवाल की खुद हारने पर कांग्रेस बम बम है। तो अपने ही गठबंधन के साथी दलों के पराभव में कांग्रेस को आनंद क्यों आ रहा है? ये आज सवाल ये है कि अपने ही गठबंधन के सहयोगी साथियों के पराजय में, पराभव में कांग्रेस का दिल फील गुड क्यों कर रहा है, बल्ले बल्ले क्यों हो रहा है? और कांग्रेस क्यों बार बार कह रही है कि हम एनजीओ नहीं, हम राजनीतिक दल है, हम किसी को जिताने की गारंटी थोड़ी ना लेते हैं, हम अपने जीतने के लिए मैदान में हैं।
क्या बिहार में भी ऐसे खेला होगा जैसा दिल्ली में हुआ? और क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में भी ऐसे होगा जैसा दिल्ली में हुआ या हरियाणा में हुआ कि साइकिल अपने रास्ते, पंजा अपने रास्ते, हाथी पहले से अपने रास्ते हैं? तो 4 पहलवान मैदान में, कमल वाले, हाथी वाले, साइकिल वाले, पंजे वाले, 4 के बीच में मुकाबला। अब भी किसके लिए शुभ होगा, किसके लिए अशुभ होगा, यह तो समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी? और कांग्रेस का जो बदला बदला संबंध है, वो एक है ना, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। क्या यही बदला बदला मन लेके कांग्रेस बिहार में उतरेगी? क्या आरजेडी के साथ अलायंस नहीं होगा? क्योंकि कांग्रेस, सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि नहीं, अब हमको अपने को, अपनी पार्टी को खड़ा करना है, जीवित करना है, पुनर्जीवित करना है, ताकत देनी है। तो क्या आरजेडी और कांग्रेस का राजनीतिक तलाक हो जाएगा बिहार के चुनाव से पहले, जैसा दिल्ली में हुआ? यह बात बन जाएगी? या कांग्रेस बिहार में झुक जाएगी क्या? और अगर बिहार में झुक सकती तो दिल्ली में क्यों नहीं झुक गई? बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी अटकलें हैं सियासी बाजार में। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार हिचकोले खा रहा विपक्ष का बनाया हुआ इंडिया गठबंधन कई राज्यों में उतार चढ़ाव से चलते हुए दिल्ली चुनाव में तब पटरी से उतर गया जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन परवान नहीं चढ़ पाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और बीजेपी का कमल खिल गया, और आम आदमी पार्टी की हार में कांग्रेस का बड़ा किरदार सामने आया है। होता यह है कि जो हमारी जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी चाहती हैं कि प्रदेश के बाहर भी उनका कुछ फुटप्रिंट होना चाहिए, और नेशनल पार्टी चाहती है कि जो हमारा फुटप्रिंट है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये चर्चा के बाद सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहिए इंडिया अलायंस को। कांग्रेस से अलग लड़ रही आम आदमी पार्टी सत्ता से तो बाहर हुई ही, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज समेत कई दिग्गज भी चुनाव हार गए। सवाल उठा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ते तो ये रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस ने करीब 15 से 20 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी का खेल बिगाड़ा है। कांग्रेस खेमे में तो इस पर खुशी की खुमारी देखी गई। ऐसे में अब कांग्रेस खेमे से ही आवाज उठने लगी कि कांग्रेस तय करे कि गठबंधन रखना है या एकला चलना है। राशिद अलवी से लेकर तारिक अनवर तक सभी का यही सवाल है। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे हमारे पार्टनर्स ने हमारी मुखालफत की। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को हम सबको ये फैसला करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारी वजह से जीती। अगर हमारा और आम पार्टी मिलके चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी। ये फैसला हमारी हाईकमांड को करना पड़ेगा कि हमें अपने एलाइज के साथ जाना है या अकेले चुनाव लड़ना। कांग्रेस के नेताओं की दलील है कि फिर कार्यकर्ता उसी हिसाब से तैयारी करेगा। वहीं कांग्रेस के इस रुख ने विपक्षी राजनीति के गलियारों का माहौल गरमा दिया है, क्योंकि आने वाले राज्यों में चुनाव में अगर फिर अकेले लड़ी कांग्रेस तो किसका नफा किसका नुकसान होगा। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस अभी से सीटों की तगड़ी दावेदारी कर रही है। हालांकि खरगे से लेकर अखिलेश यादव तक दावा यही किया जा रहा है कि गठबंधन में सब ऑल इज वेल है। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। नहीं, लेकिन हरियाणा इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं।
हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। हालांकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एकला चलो का नारा दे चुकी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के इस हाल पर बीजेपी भी सवाल उठा रही है, या यूं कहिए कि बीजेपी तंज कस रही है। नहीं, बिखर गए। अब बहुत मुश्किल है। अब इनका जुड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब अपनी आइडेंटिटी की तलाश में है। सबका अस्तित्व बिखर गया। अब सब लोग अपने अस्तित्व को खड़ा करने में लगेंगे। अब ये नहीं जुड़ेंगे। इनको पता है अब ना इनका ना फ्यूचर था, ना इनका सर था, ना पैर था, ना हाथ था, ना इनका कोई सरगना था, ना इनके पास विजन था, ना देश को लेकर क्या करते, चटनी बनाते, देश का अचार बनाते, समोसा बनाते। तो अब ये सब ब्लैंक हो गए। बहरहाल लोकसभा चुनाव की बिसात पर बना विपक्ष का इंडिया गठबंधन को लेकर अब कांग्रेस खेमे से ही आवाज उठने लगी है। अभी तक तो बाकी दल कांग्रेस को घुड़की दिखाते थे, लेकिन दिल्ली में खेल बिगाड़ने के बाद सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में जो मचा है कलेश, अब क्या करेगी कांग्रेस? अगर कांग्रेस लड़ी अकेले चुनाव तो क्या क्षेत्रीय दलों को ही होगा तनाव? एक राजनीतिक पेच ये भी है कि कांग्रेस के दो मुस्लिम नेता तारिक अनवर और राशिद अल्वी, इन दोनों ने ये सवाल उठाया कि कांग्रेस हाईकमान ये साफ करे कि वो एलाइस के साथ लड़ना चाहती है या एलाइस से लड़ना चाहती है, ताकि भ्रम नहीं रहे। क्या कांग्रेस के भीतर जो मुस्लिम लीडरशिप है, जो मुस्लिम नेता हैं, उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस सेकुलर वोटों में विभाजन करा रही है? जैसा राशिद अल्वी कह रहे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हमारे कारण जीती, कांग्रेस के कारण जीती। ये भी एक पेच है, इसको भी समझना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश और बिहार, देश के इन दो बड़े हिंदी राज्यों सूबों में कांग्रेस कैसे अपना कदम आगे बढ़ाएगी? गठबंधन में जाएगी या दिल्ली मॉडल को अपनाएगी? ये बड़ा प्रश्न है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक भाई का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता मुन्ना खान साहब अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अरविंद जी, ये तो बहुत पहेली उलझ गई। पहले जिनके साथ लड़ने की बात हुई थी, अब उन्हीं से लड़ने की बात हो रही है। और कहा जा रहा हम एनजीओ चलाते हैं क्या, कि हमारी जिम्मेदारी है इनको जितवाएं सबको? अपना अपना लड़ो भैया। और हम देख रहे हैं कांग्रेस मिल्कीपुर पर मन में लड्डू फोड़ रही है और दिल्ली में तो खुलेआम फोड़ रही, लड्डू बांट रही। कोई समस्या नहीं। करी केजरीवाल को हमने सबक सिखा दिया। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में फिर कांग्रेस क्या रुख लेगी? अरविंद सिंह जी। देखिए अमिताभ जी, देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक आप हैं। आपको पता है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कभी भी उसने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। कांग्रेस के फितरत में गठबंधन धर्म निभाना नहीं रहा है। चौधरी चरण सिंह से लेकर चंद्रशेखर तक और देवगौड़ा से लेकर गुजरात तक इसके ज्वलंत उदाहरण है। कदम कदम पर और समय समय पर कांग्रेस ने सहयोगी दलों को छला है। और आज स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, या महाराष्ट्र में एनसीपी हो, शिवसेना हो, जो भी इंडी गठबंधन के घटक दल है, कोई भी कांग्रेस के साथ अपने आप को एक स्वाभाविक मित्र के रूप में नहीं पाता है। ये दल सहज महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि कांग्रेस अपनी जमीन इन्हीं घटक दलों के हाथों गंवाई है और कांग्रेस की अंदर अंदर ही कोशिश है कि इन दलों के हाथों जो जमीन अपनी वो खोई है उसको वापस ले। तो कांग्रेस की प्रतिद्वंदिता रियल मामलों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से तो कर नहीं पा रही है। उसका उपाय यह है कि ये छोटे छोटे दल कमजोर हो, वो मजबूत हो और राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस ही प्रतिद्वंदी दिखे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट और एनडीए के अगेंस्ट। जी अरविंद जी, अभी शुरुआत में मैंने एक आंकड़ा बताया था, तब शायद आप ना जुड़े हो। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के बाद से 5 चुनाव हुए राज्यों के, 5 राज्यों के। उसमें 600 साढ़े 600 विधायक चुने गए, टोटल 650, 660 शायद। उसमें कांग्रेस के कुल 73 जीते
हालांकि लड़ी थी कांग्रेस 350 370 के आसपास, ठीक। तो अगर टोटल में देखें तो 10% स्ट्राइक रेट है, और कांग्रेस कितनी लड़ी उससे ही मान लो निकाल दें उदारता बरतते हुए, तो 23% का स्ट्राइक रेट है। 23% का राज्यों में जिसके पास स्ट्राइक रेट हो वो सबको किनारे कर रही है। वो करिए अरविंद केजरीवाल से हमारा क्या लेना देना, ये तो आरएसएस ने पैदा किया। मैं कल कांग्रेस को सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो आरएसएस की कोख से जन्मी है, आरएसएस ने उसको पैदा किया है। तो ये 8 तारीख को ही पता लगा कांग्रेस को कि आरएसएस ने केजरीवाल को जन्मा। अमिताभ जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी जी। आपने जो आंकड़े दिए हैं उसको मैंने ध्यान से सुना। 650 सीटों में से 5 राज्यों का जोड़ लें तो आपने बताया 73 सीटें कांग्रेस के पास है। इसका प्रतिशत हम जोड़ते हैं तो कांग्रेस पासिंग भी नहीं पा रही है। मतलब 33-34% पासिंग के लिए जरूरी होता है, उस 33-34% का 1/3 भी नहीं होता है। तो कांग्रेस की स्थिति तो ये हो गई है। और कांग्रेस जमीन पे काम करती नहीं है, लीडरशिप कोई है नहीं, कंफ्यूजन है दुनिया भर का। अब बताइए, कांग्रेस के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि आरएसएस के कोख से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। तो जब इनको इतना पता है तो दूध पिलाने क्यों गए थे उस बच्चे को? गोद में लेके चुप हो जाओ बच्चे को करते रहे। दाई माँ अरविंद भाई आते हैं, मुन्ना खान साहब, ठीक है अरविंद भाई, मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए। मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब, जितनी चर्चा भाजपा की जीत की नहीं, जितनी चर्चा केजरीवाल की हार की नहीं, उतनी चर्चा कांग्रेस के बवाल की है। क्या वो दिल्ली में लड्डू बांटे चली जा रही है, यूपी में लड्डू नहीं बांट रही है, अशोक जी का उतना ख्याल कर रही है कांग्रेस, लेकिन मन में लड्डू फूट रहे हैं। बोले इनका भी दिमाग ठीक कर दिया मिल्कीपुर में, ये भी हवा में चल रहे थे। नहीं, अब मजा आएगा। कांग्रेस इस भाव में क्यों आ गई? अब वो कह रही केजरीवाल, बोले तो आरएसएस का आदमी है, लोकसभा में आप उनके साथ चुनाव लड़े, केजरीवाल जेल से छूटे, वो ईमानदार है, ये कहने के लिए सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों मंच पे आए क्या दिल्ली में। अब कह रहे ये आरएसएस का आदमी है। मुन्ना खान साहब, देखिए वो इसलिए कहना पड़ रहा है कि क्योंकि 2013 में जो रणनीति बनी थी उसको आरएसएस का छोटा रिचार्ज इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उसकी कई मीटिंग मोहन भागवत जी, उसके बाद राजनाथ सिंह जी, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी, सुषमा स्वराज जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, उनके साथ होते दिखी। तो ये रणनीति कहीं ना कहीं आज ये सवाल तो खड़ा करेगा कि किस तरीके से विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा इसे सपोर्ट किया गया और आरएसएस ने इस मंच को साझा किया। और कई जगहों पे आरएसएस ने कहा कि जो अन्ना आंदोलन था वो आरएसएस की उपज थी और आरएसएस ने करवाया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस इंसान के पास, जो आदमी कहता हूँ मैं फकीर हूँ, 2 वक्त की रोटी किसी के यहाँ आता है तो मैं खाता हूँ, और इतना बड़ा आंदोलन जो 6.5 लाख रुपया पर डे के हिसाब से किराया भर करके रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ हो और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हो, जिनका गोबर खर्ची, खान पान, रहन सहन सब के सब किया गया हो, आपको क्या लगता है दोस्त, क्या बगैर रणनीति के तहत हुआ? ना भाई, हमें तो सब अच्छा ही लगता है। एक मिनट बाबू, एक मिनट भैया, मेरा निवेदन ये था, आप ये बात 8 तारीख को क्यों जाने, 8 फरवरी को आप लोकसभा में उनके साथ थे, और लोकसभा चुनाव छोड़ो, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे चारों आए दिल्ली मंच पे ये कहने कि ईमानदारी का कट्टर अवतार है केजरीवाल, इनको जेल से रिहा किया जाए, इनका दारू से कोई लेना देना नहीं। आपको तब नहीं समझ आया था कि छोटा रिचार्ज है कि बड़ा रिचार्ज है? अब आपके सवाल हो गए अमिताभ जी। जी देखिए, 8 तारीख को पता नहीं लगा। अगर 8 तारीख की बात है तो क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना छोड़ दे? लोग तो यही भी कह रहे हैं कि दिल्ली के साथ साथ इन्होंने 4 राज्य के बदले ले लिए, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा तो नहीं कहा। हर व्यक्ति अपने अपने मिजाज रखते हैं, अपनी अपनी सोच रखते हैं। जवान भगवान ने, खुदा ने 4 इंच के सभी को दिए, जहां मर्जी इस्तेमाल करो। लेकिन सच्चाई और कटु सत्य ये है कि कांग्रेस अब मजबूत होती दिख रही है, बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी।
और यही कारण है कि फर्जीवाल के जितने वादे थे वो धराशायी हो गए। अब जो लोग हैं वो विकल्प ढूंढ जी रहे हैं। ठीक, एक छोटा सवाल पूछ लूं फिर मैं अशोक भाई के पास जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये देश के राजनीतिक मानचित्र को एक रंग देने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी होती है, ठीक है ना। इन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस दिल्ली की तरह जाएगी या बिहार में लालू जी की पार्टी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पार्टी की सदारत स्वीकार करके छोटे पार्टनर के तौर पे लड़ेगी? नहीं, देखिए, दिल्ली के तरह जाएगी, दिल्ली के तरह चुनाव लड़ी है। दिल्ली में जो एक वादा था, जो एक बात थी कि मिल करके चुनाव लड़ेंगे, किसी कारणवश नहीं हो पाया। जो केजरीवाल जी के शीर्ष नेतृत्व थे वो स्वीकार नहीं कर पाए। यही एक कारण रहा है, मैं समझता हूं कि वोट का बिखराव हुआ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आज भारतीय जनता पार्टी जो सीना ठोक रही है, तो मैं ये समझता हूं अपने दम पे उसने कुछ नहीं किया है, एक बात। दूसरी बात, सवाल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और वहां पे हमारे मुखिया राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पे बातचीत हो गई है। वहां पर मिलकर के बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और 2027 का जो परिणाम होगा इंशाअल्लाह जरूर चौंकाने वाला होगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह। एक वक्तव्य आपको राम गोपाल जी का याद दिला दूं, फिर अशोक भाई के पास जाऊंगा। राम गोपाल जी अभी परसों कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा तो उत्तर प्रदेश में उनका भी कुछ भला हो गया। लोकसभा में बोले उनके पास उम्मीदवार नहीं थे, हमने उनको उम्मीदवार दिए तब जाके लड़ाई लड़ पाए। क्या ये राम गोपाल जी कह रहे थे? ठीक बात। अशोक जी, मुझे लग रहा है कांग्रेस तो बिल्कुल ही बदल गई। नहीं, जब लिट्टी चोखा खा रही थे पहली बार पटना में सब लोग इकट्ठे होके बनाएंगे गठबंधन, तब से आज मैं देखता हूं भाषा ही बदल गई। कांग्रेस कह रही हम एनजीओ हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी है फला जीते, हम अपना लड़ेंगे चुनाव, कोई जीते कोई हारे। ये अचानक से हार्मोनल चेंज हो गया क्या? नहीं, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हतप्रभ हैं कि हवा किधर बह रही है और क्या ये हवा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जाएगी? अशोक जी, क्योंकि वे जैसा मुन्ना भाई भी कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो फिर यही उसने दिल्ली में कहा था कि हम मजबूत हो गए। तो जब मजबूत होने का भ्रम हो जाए तब तो संकट पैदा बढ़ जाएगा। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, एक श्लोक है, त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च और ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापरे युद्ध शक्तिश्च और संघ शक्ति कल युगे। तो आज जो दौर है वो संघ का है, संगठन का है। तो अगर कोई भी संगठन का व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो संगठित नहीं रह रहा है तो उसके लिए थ्रेट है, क्योंकि हमारे सामने जो एनडीए का घटक है वो संगठित है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को संगठित रहने में और उसके बाइंडिंग फोर्स के तौर पर संघ भी है, उनके पास साक्षात संघ है, संघे शक्ति कलयुगे, उनके पास साक्षात संघ है। अशोक जी, तो किसी भी गठबंधन का अमिताभ जी जो बाइंडिंग फोर्स होता है, जो उसको बांध के रखता है, वो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक आइडियोलॉजी और दूसरा उसकी सत्ता। अगर संगठन में, अगर वो संगठन सत्ता में है तो वो अपने आप वो उसकी बाइंडिंग फोर्स बहुत मजबूत होती है। अगर सत्ता में नहीं है तो उसकी बाइंडिंग फोर्स उसकी आइडियोलॉजी होती है। तो हमारा जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर के जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जब से दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट आया, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी में भी, बड़े सीनियर नेता हैं, हमारे पार्टी में भी बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन जो पार्टी का हेड होता है उसके द्वारा कही हुई बातों का मुझे लगता है ज्यादा संज्ञान होना चाहिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार इस तरह के सवालात उनके सामने आए और उन्होंने हर बार यही कहा कि जीत का संज्ञान नहीं होना चाहिए। अशोक जी, कैसी बात कह रहे हो भैया? देखिए, मैंने कहा कि सीनियर नेता बहुत लोग हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सीनियर नेता है, कांग्रेस में भी बहुत सीनियर नेता है, लेकिन जो पार्टी का हेड होता है अमिताभ जी, वो पार्टी की लाइन मानी जाती है उसकी कही हुई बात को। तो हमारे राष्ट्रीय जी ने बार बार यही बात कही है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ, हार से हम लोग सबक लेते हुए आपस में बैठ करके इसको और मजबूती से इसको नया रूप रंग देंगे।
यही बात कमोबेश कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कहा। तो मुझे लगता है कि बाकी बातों पे बहुत ज्यादा हम लोग डाइवर्ट नहीं होंगे। जो इंडिया गठबंधन का जो मूल उद्देश्य, जो आइडियोलॉजी की बात मैंने किया, वो आइडियोलॉजी यही थी कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकना। इस आइडियोलॉजी पे ठीक है, हमारे अभी मुन्ना भाई ने कई बात बताई कि भाई हरियाणा में दिक्कत हुई, गोवा में हुई, और दिल्ली में हुई, और गुजरात में हुई, तमाम जगह हुई, जो कि अगर मजबूती से लड़ा होता गठबंधन वहां पर तो जो परिणाम है सामने वो नहीं होता। उनकी बात भी सही है, क्योंकि वही हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भूल हुई है, जिस भूल की वजह से हम कई राज्य खोए हैं इंडिया गठबंधन के लोग, उस भूल को हम लोग सुधार करके आगे जो उत्तर प्रदेश, बिहार या आगे जो भी चुनाव है अमिताभ जी, उन चुनाव में हम लोग उस भूल को सुधार करके इंडिया गठबंधन को नए कलेवर में, नए रूप में और नई ऊर्जा के साथ लेकर के भाजपा का और एनडीए गठबंधन का मुकाबला करेंगे। ठीक है, इब्तदाए इश्क है तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी 27 का टिकट बंटने दो महाराज, कोटा तय होने दो, कटा जुज सामने होगा। कांग्रेस का मानस बदल गया, अब लिट्टी चोखा वाली कांग्रेस नहीं है, उसका स्वर बता रहा है। और यह बात वहां से कही जा रही है जो लोग कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रतिनिधि माने जाते हैं, वो लोग कह रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं कि हमारी ठेका लिया है कि हम जिताए दूसरों को, हम अपने लिए खड़े हैं। हम अपने, एक बड़े नेता ने कांग्रेस के कहा कि आप क्या हमसे उम्मीद करते हो हम अपने दफ्तर में ताला लगा दें और एलाइस को जिताए। इस भाव मुद्रा के साथ टेबल पर जब कांग्रेस बैठेगी आके उत्तर प्रदेश में, तो बड़ी कठिन हो जाएगी डगरपन घट के अशोक जी। और जितना मैं सपा को जानता हूं, सपा ये मानने को तैयार नहीं हो सकती कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गई। नो, सपा चाहेगी कि कांग्रेस को प्रसाद दे दिया जाए, कांग्रेस कहेगी आधा डब्बा चाहिए लड्डू का। ठीक, तो समस्या यही है। बी प्रैक्टिकल, थ्योरी में सब अच्छा है अशोक भाई, बी प्रैक्टिकल। आप कहोगे हाथ पे हाथ लाओ, 2 बतासा रख दिए, जाओ खाओ प्रसाद है, वो कहेंगे ना ना आधा डब्बा हमारा, आधे तुम। बस वहीं पर बात गड़बड़ा जाएगी। दिल्ली में भी तो ये हुआ था और हरियाणा में भी आपके साथ यही हुआ, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। आपको महाराष्ट्र में क्यों लड़ना पड़ा अलग अशोक जी? लड़ना पड़ा ना, जम्मू कश्मीर में आपको लड़ना पड़ा ना अलग। कांग्रेस ने नहीं दी सीट आपको, बोले नहीं आपको सीट नहीं मिलेगी। यही विषय है। रत्नाकर सिंह, क्या इंडिया अलायंस की जो भावना थी, जो मोरल था, जो स्पिरिट थी, जो उसका मूल तत्व था, आत्म तत्व था, क्या वो विलुप्त होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है? क्योंकि जब अलायंस को ही आरएसएस की उपज बता दिए कांग्रेस, जो कल तक गले का हार थे उन्हीं को बता रही है आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। जैसे छोटा भीम नहीं आती गाड़ी एक, वैसे बताया छोटा रिचार्ज है ये आरएसएस का। तो क्या ये मानकर चले कि देश की राजनीति में इंडिया अलायंस नाम का जो एक नैरेटिव आया था वो खत्म हो गया, पर्दा फिल्म खत्म, जनगण मन हो गया। तजऊ आज आस निज गृह गए जाऊ, लिखा न विधवय देह विवाहू। भैया अपने अपने घर वापस जाओ, जहां जहां से आए हो, अपने अपने राज्य में तैयारी करो। ऐसा माहौल है, हो गया क्या? और अगर हां, तो ये भाजपा के लिए फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा है? रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो गठबंधन होता है, इंडी गठबंधन जो इन्होंने किया था जी, वो इंडी गठबंधन किस लिए किया था? परिवारवाद को प्रमोट करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने के लिए, स्वयं के हित के लिए, पार्टी के हित के लिए गठबंधन किया था। हमने जो गठबंधन किया है वो किस लिए किया है? गठबंधन दोनों दलों ने किया है, लेकिन उद्देश्य दोनों दलों का अलग अलग है। हमारा गठबंधन जो था वो है अभी जो, वो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए बना है। हमारा मकसद
विकसित भारत की संकल्पना को, प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को साकार करने का है। जो यह मकसद जनता समझती है कि गठबंधन का मूल तत्व क्या है, और जब गठबंधन ना होकर ठगबंधन जब इन्होंने किया तो उसका हश्र यही होना था। राहुल गांधी का एक मीम चलता है, ओके टाटा बाय बाय हो गया। वो मीम जो है इंडी गठबंधन के लिए ये अभी चलना चाहिए। देखिए अमिताभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के लिए एक अश्वमेघ यज्ञ शुरू किया है, और वो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जो है हरियाणा से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए, दिल्ली से होते हुए अब बिहार की तरफ कूच कर गया है। और इन असुरी शक्तियों को, जिनका उद्देश्य परिवार को बचाना, तुष्टीकरण करना, स्वयं का हित करना, इन असुरी शक्तियों को तहस नहस कर देगी और नष्ट कर देगी। और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि भारत एक विकसित भारत की संकल्पना जो मोदी जी का है, विकसित तो बनेगा। एक मिनट, ठीक है, ठीक विकसित भारत। अब यहाँ तो खाटी पॉलिटिक्स की बात हो, सिद्धांत की नहीं। कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। क्या आपका ये मामला, चूंकि आरएसएस और आप एक ही हैं, मैं मानता हूं ऐसा, आप कहो या ना कहो, लेकिन हम मानते हैं कि आरएसएस और भाजपा एक ही है ना? तो क्या ये आपके ही छोटे रिचार्ज हैं? कांग्रेस आरोप लगा रही है। और छोटे क्यों, फिर बड़े रिचार्ज क्यों नहीं? 2 राज्यों में सरकार थी कल तक। रत्नाकर जी, देखिए आरोप इनकी लड़ाई किस लिए है? इनकी लड़ाई है, हमारा वोट बैंक जो है वो यथावत है और लोग जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इनके जो तथाकथित वोटर हैं, उन वोटरों की लड़ाई है। और वो वोटर किसके पक्ष में जाए, किस पार्टी के लिए जाए, उसके लिए ये कभी गठबंधन करते हैं, कभी ठगबंधन करते हैं, कभी वही पार्टी इनके लिए सदाचारी हो जाती है, कभी भ्रष्टाचारी हो जाती है। हमारे लिए कोई ये नहीं है कि हम जो है ये छोटा रिचार्ज है कि बड़ा रिचार्ज है, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए ये संयुक्त रूप से भी लड़ चुके हैं लोकसभा के चुनाव में, ये संयुक्त रूप से लड़े। भैया, आम आदमी पार्टी आपकी है कि नहीं है, ये मसला है अभी तो बड़ा। कांग्रेस कह रही है भाजपा आरएसएस से ने ही इसको पैदा किया, तब तो ये आपके भाई हुए। अच्छा अमिताभ जी, अभी जब गुजरात में कांग्रेस पार्टी हारती है तो कहती है कि आम आदमी पार्टी की वजह से हारे। अब जब हरियाणा में हारती है कांग्रेस पार्टी तो कहती है आम आदमी पार्टी की वजह से हारे। अब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी तो कह रही है कि कांग्रेस की वजह से हारे। अरे ये हार जो है वो आपकी नीति और नीयत की वजह से है। ये आपके वोटर हैं वो इधर उधर भागते हैं, हमारे वोटर वहीं पे सॉलिड पड़े हुए हैं और हम ही का वोट देते हैं। और आप संयुक्त रूप से कई बार लड़ चुके हैं। और मैं बात करना चाहूंगा, अभी कांग्रेस के जो नेता बैठे हैं ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी मजबूत होती जा रही है। अमिताभ जी, ये फेल हुए हैं। पिछली बार 100 नंबर में 4 नंबर पाए थे, मतलब 4% पाए थे। इस बार ये खुश हो रहे हैं, इंशाअल्लाह कर रहे हैं। ये 4 नंबर से 6 नंबर पाके फेल हो गए हैं, इसके लिए ये खुश है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अरे चलो 2 नंबर तो बढ़े। तो वही मैं कह रहा हूँ, 2 नंबर के लिए खुश हो रहे हैं। ये देखिए, अतिशी जी ने अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और शायद अशोक भाई के पास वो मैसेज आया नहीं अभी कि कांग्रेस पार्टी को इंडी गठबंधन से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने खुले मंच से कहा कि हम जो है कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। देखिए, इस तरह का आरोप ये लगा रहे हैं, तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बचा हुआ है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज, ठीक, एक मिनट, मैं मुन्ना खान जी को एक बार, वो बहुत देर से कह रहे हैं, उनको एक बार मैं सुना। 2 फ्रेम दिखाइए मुन्ना खान साहब, रत्नाकर जी को। मुन्ना खान साहब, आपसे मेरा प्रश्न ये कि आपने कहा केजरीवाल भाजपा आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, और आतिशी कह रही है कि भाजपा कांग्रेस ही भाजपा के साथ अलाइंड है। किसकी बात सही माने, आपकी कि आतिशी की? जी देखिए, बिल्कुल अमिताभ जी, कभी भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी एक छोटा कार्यकर्ता बगैर तथ्य के बात नहीं करता। मैं प्रमाण करता हूं, मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं। देखिए, कभी भी नरेंद्र मोदी से अगर अरविंद केजरीवाल को तकलीफ हुई है तो वो सीधा लेटर मोहन भागवत जी को लिखते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, नरेंद्र मोदी परेशान कर रहे। क्यों भाई, क्या है मोहन भागवत?
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक क्या है? क्योंकि ये उसी शाखा से पले हुए लोग हैं। ये छोटा छतरी इनसे अलग नहीं है, उसी शाखा के हैं। ये तो 8 तारीख को नहीं, 8 महीने पहले ही पता लग चुका था। कई ऐसे एविडेंस, कई ऐसे तथ्य सामने आए। भाई हमको ये बात नहीं समझ में आ रही, जब आपको सब पता था तो आप लोकसभा में इनका हाथ पकड़ के क्यों चले? मैं कह तो रहा हूं कि कभी कभी गलतियां हो जाती है, तथ्य प्रमाण साबित नहीं हो पाते या सामने नहीं आ पाते, तो मैं समझ गया। गलतियां ठीक, अब गलती सुधार ली। ठीक बात। अशोक जी, आप जिस ठीक है मुन्ना भाई अभी रुकना होगा। अशोक जी, आप जिस अलायंस के लिए कह रहे थे कि नहीं हम लोग खाद पानी देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोल दिया और मजबूत करेंगे, वो सब सैद्धांतिक बातें थी। हकीकत में कहाँ दाल बट रही है देख रहे हो ना। बोले ये आरएसएस का, बोले तू आरएसएस का, बोले तू छोटा रिचार्ज, बोले तू बौना रिचार्ज। ये हो रहा है, देख तो रहे हैं आप कौन सी दुनिया में हो दिवा स्वप्न में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि नहीं वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं और बिल्कुल मजबूत हो गया गठबंधन और दिस ब्ला ब्ला ब्ला। कहां हो गया? वहां तो धैतेरी की मची है और खुल्लम खुल्ला मची है। क्या आरजेडी ने ये नहीं कहा था पिछले चुनाव के बाद कि हमसे गलती हो गई, कांग्रेस को 70 सीटें दे दी, ये इस लायक नहीं थे, इनको अगर हमने सीटें 20 दी होती तो हमारी सरकार बन गई होती? क्या ये नहीं कहा था तेजस्वी ने? अशोक जी, और आप कह रहे हो ना सब बढ़िया, बिल्कुल रसमलाई छन रही है अलायंस में, और यहां हम कल यहां मतलब रायता बिखरा पड़ा है। पता है छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज बताया जा रहा है ये अपने साथियों को। देखिए अमिताभ जी, जब असफलता मिलती है किसी गठबंधन को तब इस तरह की बातें वहां पे होती हैं। आपको याद होगा, ज्यादा पीछे मैं नहीं ले जा रहा हूं, बस मात्र लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ही भाजपा 72 से 33 पे आती है, कितना आपस में लड़ाई झगड़े हुए इन लोगों को, आपको याद होगा। यहां तक बात हुई कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, अयोध्या कैसे हार गए। अशोक जी एक मिनट अशोक जी, ये केवल बात आपने चलाई, बाकी बीजेपी का अपन कोई नेता या बीजेपी के अलायंस में कोई पजामे से बाहर कोई नहीं गया, ये जान लीजिए। पजामे से बाहर कोई नहीं गया, पजामे तक की छूट थी, पजामे के बाहर कोई गया वो नाम बताओ? कोई नहीं गया, और ना कोई एक सेकंड भैया सुन लो। और जब जब आप उम्मीद से हुए, जब जब आपको उम्मीद हुई कि आपको शायद कोई पजामे से बाहर चला जाए, आपने स्कीम भी लॉन्च की, आपको याद है, ऑफर की जी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। नहीं ना जी, आपकी स्कीम खड़ी नहीं। आप नारा, आप गाना गाते रहे, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, क्या बैठा नहीं कोई? अशोक भाई गलत कहूं तो टोक देना। अमिताभ जी देखिए, अभी हमारे रत्नाकर भाई ने कहा कि हमारे यहाँ गठबंधन, चूंकि मैं इसीलिए ये बात बोल रहा हूँ कि गठबंधन को जब सफलता मिलती है तब क्या बातें होती हैं, असफलता मिलती है तो क्या बातें होती हैं। चूंकि ये अभी पावर में है, इनको सफलता मिली है, तो ये कह रहे हैं रत्नाकर भाई कि हमारा गठबंधन तो राष्ट्र हित के लिए हुआ है। मैं पूछ रहा हूं कि वो संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ये लोग आगे के तिरंगा झंडा लेके चल रहे हैं क्या? वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। नहीं ना, वो लोग किस लिए हैं? वो लोग किस लिए हैं? वो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। भाई अभी ओम प्रकाश राजभर के लड़के को टिकट ना मिलता, पता नहीं कहां चले जाते, उनकी राष्ट्रवाद और सनातन प्रेम पता नहीं कहां चला जाता। देखो भैया अशोक जी का है, बुरा ना मानना, दरवाजा आप भी खुला रखते हो, आगे वाला नहीं तो पीछे वाला। आपको पता लग जाए कि राजभर भाजपा के कार्यालय से निकल गए, आप गाड़ी वहीं लगा दोगे क्या? बोले चाचा तुम मेरी कसम गाड़ी में बैठो। नहीं, सच्ची कह रहा हूं। और चाचा अखिलेश जी की बगल में नजर आएंगे, गमछा डाल के पीला। देखिए अमिताभ जी, राहत इंदौरी साहब की एक शेर बड़ी प्यारी है कि जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी, सहर मतलब सुबह हो जाएगी। तो ये सब जुगनू हैं, ये चाहे जहां भी रहे, हर गठबंधन सोचता है कि इनको लेकर के तब तक जो है काम अपना करते रहो।
लेकिन इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है अमिताभ जी, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे। एक विचारधारा है कि हम अपने समाज का वोट लेके आने की कोशिश करेंगे और हमको ये चीज चाहिए, यही ना होता है। ठीक है, लेकिन एक उसको लेकर के अगर भाजपा ये कहे कि बड़े आदर्शवादी हमारा गठबंधन है, बहुत राष्ट्रवादी गठबंधन है, और तब तो ये तो लगता है कि जो आप हमेशा कहते हैं कि किताबी बातें कही जा रही हैं, तो किताबी बातें ही हैं। और लास्ट एक बात बोल के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उन्होंने कहा रत्नाकर जी ने कि हमारा वोट एक भी कम नहीं हुआ। अरे कहां से आप बोल रहे हैं? 3,27,000 वोट तो आपके सर्वोच्च नेता का कम हो गया बनारस से, माननीय मोदी जी का 3,27,000 वोट कम हुआ अमिताभ जी ने। ये तो मैं अपने मन से बोल नहीं रहा हूं। जो वोट वो पाए थे पिछले लोकसभा में उसमें 3,27,000 वोट कम हो गया। आप ये न कहिए कि आपका वोट नहीं कम हो रहा है, वो तो आपके साथ कुछ ऐसी शक्तियां, इलेक्शन कमीशन जैसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी, इनकम टैक्स जैसी, जो आपको साइड से अपना मेंटेन करके ले चल रही हैं। लेकिन आपका वोट प्रतिशत तो जबरदस्त गिरा हुआ है भाई। आप तो खाली माननीय मोदी जी का वोट प्रतिशत देख लीजिए जो आपको सर्वोच्च अशोक भाई अभी रुकना होगा, मैं अरविंद जी के पास चलूंगा। लेकिन एक बात मुझे याद है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का दृश्य था। शिवपाल जी खड़े हुए, मुख्यमंत्री जी सदन में थे। उनने मुख्यमंत्री जी से कहा कि योगी जी इनको राज भर को जल्दी मंत्री बना दो, नहीं हमारी तरफ भागे आएंगे। क्या ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। समाजवादी पार्टी भी खिड़की खोल के नहीं, दरवाजा खोल के रखती है, और एक लड़का बैठा रखती है, चाचा आए तुरंत अंदर लाना और शरबत पिलाना पहले, और फिर बैठालना सोफे पे। तो ठीक है भैया, उनकी दोनों तरफ जय है। आपके यहां भी तो उनके लिए तुरंत थाली तैयार है आरती की। बोले ओम जय जगदीश हरे आओ, तो वो तो आनंद लेंगे भाई। अरविंद सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 24 के लोकसभा चुनाव के परिणामों से जो राजनीतिक नैरेटिव सेट हुआ था, उस राजनीतिक नैरेटिव को भाजपा ने पलट दिया 5 राज्यों के उसके बाद हुए चुनावों में, जिसमें 3 राज्यों में उसने बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई। अरविंद जी। अमिताभ जी, मैं इस पर भी बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे नैरेटिव पलटा है 2024 का, लेकिन साथ में कुछ प्रश्न उठे हैं, कुछ बातें कही गई हैं, उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। अमिताभ जी, आप बार बार कहते हैं कि डिबेट में पढ़ लिख के आना चाहिए। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को पत्र लिखा, इसलिए उनकी पार्टी जो है आरएसएस की पार्टी है और छोटा रिचार्ज भारतीय जनता पार्टी। अब आप बताइए, आप इतने पुराने पत्रकार हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघ के सरसंघचालक गोलवलकर जी के बारे में कितने पत्र व्यवहार हुए? नेहरू और गुरुजी जो संघ के तत्कालीन मुखिया थे, उनके बीच में हुए। दीनदयाल उपाध्याय और इंदिरा जी के बीच में पत्र व्यवहार हुआ है। तो यदि पत्र व्यवहार ही किसी का अंग होने का प्रमाण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू जी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, पत्र व्यवहार छोड़ो। तो कांग्रेस को क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा रिचार्ज कहा जाए? और नरसिम्हा राव को तो आपको पता है, कांग्रेस के बड़े नेता कहते थे कि इनकी धोती खोलो तो अंदर से निकर निकलेगा। तो मैं कहता हूं कि तथ्यों के आधार पे बात करनी चाहिए, कौन किसका अंग है, कौन किसका अंग नहीं है। तथ्य हो तो कहिए। और तथ्य ये है कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी को कम सीट मिली तो आपने उनको सपोर्ट देकर उनकी सरकार बनवाई। आप उनके साथ खड़े रहे, और एक मौके पर नहीं तो अनेक मौकों पे खड़े रहे। और कांग्रेस का जो सर्वोच्च परिवार है, फर्स्ट फैमिली, जिनका कंट्रोल है आजादी के बाद से आज तक पार्टी में, उन्होंने रामलीला मैदान में रैली में सोनिया जी और राहुल जी सबने एक स्वर में कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ हम खड़े हैं, चट्टान के तरह से खड़े हैं, और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार व्यक्ति है। तब क्या हो गया था आपको, और आज ज्ञान हुआ है। मैं तो अमिताभ जी यही कहूंगा कि जो संशय है, भारतीय नीति शास्त्र कहता है कि संशय लोक परलोक दोनों को नष्ट कर देता है। दुविधा में न माया मिलती है न राम मिलते हैं। कांग्रेस को आज भी आरोप प्रत्यारोप छोड़ के एक लाइन लेना चाहिए, या तो कि इंडी गठबंधन के दलों के साथ है या अकेले बल पे पूरे देश में जाएंगे। ये कांग्रेस को तय करना होगा, नहीं तो दुविधा में और संशय में विनष्ट होगी। दूसरी बात, आपने प्रश्न जो करना कि 2000 संक्षेप में मैं उत्तर देता हूं, 24 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव को कैसे पलटा। देखिए, जब कोई भी सशक्त दल होता है, तो जैसे हमारे मित्र अशोक जी ने कहा, संघे शक्ति कलयुगे, अच्छा संगठन है और लगातार आप प्रयास कर रहे हैं और लगातार समीक्षा कर रहे हैं और नई नई रणनीति बना रहे हैं,
तो एक बार मिली विफलता को आप सफलता में बदल सकते हैं, लेकिन आपके पास संगठन नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, तो विफलता को सफलता में पलटना मुश्किल हो जाता है। जी बात है। मैं मुन्ना भाई के पास चलूं उससे पहले दो नाम और याद दिला दूं, मुझे स्मरण आ गए। बाला साहब देवरस सरसंघ चालक हुए गुरुजी के बाद। एक समय में इंदिरा जी और उनके बीच में कई विषयों पर सहमति बनी थी, ठीक, कौन किसका रिचार्ज कह दें। और एक दौर में जो व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं, उनके छोटे भाई भाऊराव देवरस और पीवी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे तो उनके बीच में कुछ विषयों पर सहमति बन रही थी। मुझे स्मरण है एक बातचीत में मुझसे भाऊराव ने कहा था कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में कुछ राष्ट्र के बड़े विषयों को लेकर एक राय होनी चाहिए। क्या तो रिचार्ज कह देंगे? संवाद की प्रक्रिया तो रहनी चाहिए। कोई फौजदारी का मुकदमा है क्या कि चिट्ठी क्यों लिखी? हालांकि चिट्ठी भी उन्होंने किस मजे लेने के लिए लिखी थी आप जानते हो, लेकिन चलो खैर, ये आम आदमी पार्टी सोचे कि उसको रिचार्ज बनना है कि नहीं, मंजूर है कि नहीं। मुन्ना खान साहब, मसला वही, क्या कांग्रेस जिन क्षेत्रीय दलों को मनुहार करके अपने साथ लाई थी मेज पर, अब उनको धीरे धीरे छिटकना चाहती है कि ना हो चलो जाओ 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 जाओ, ऐसा भाव दिख रहा है? क्योंकि कांग्रेस की टोन ये है कि हमारी जिम्मेदारी थी क्या केजरीवाल को जिताने की। ये टोन में वो आदमी नहीं बोलेगा जिसे साथ रहना है, जिसे छोड़ना है बोले हम वो रूठे हम छूटे। मुन्ना खान साहब। अमिताभ जी, आपके दोनों सवालों को भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपने साथ पैनल में बैठे राजनीतिक विश्लेषक हैं और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि हमें जवाब देने दें। इन्होंने बात की कि किस तरीके से 1952-54 में संघ के प्रमुख को लेटर पत्र लिखा करते थे, मित्र इतनी दूर आप न जाए फिर आप शर्म से शर्मसार हो जाओगे। वो एक दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जब सभी सीटें कांग्रेस की आ गई तो विपक्ष में कौन बैठेगा, तो पकड़ करके मंत्री बनाया गया। उस टाइम ये छाती नहीं पीटी गई थी, अब की बार 400 पार। शर्म आनी चाहिए, आप निष्पक्ष होकर के बात करें, मैं बहुत सम्मान करता हूं। दूसरी बात, आप बार बार कहते हो नहीं वो दौर अलग था, ये दौर आप बताएं कि विपक्ष के साथ सरकार क्या कर रही है, किन बातों पे, कोई ऐसी बात हो विपक्ष की जिसमें सरकार अमल की हो, जिसे सुना गया हो। अरे जनाब, आप तो माइक बंद कर देते हैं, इतने बुज़दिल लोग सरकार में बैठे, शर्म आनी चाहिए। 1952 और 54 47 की बात करने में, 47 में दलाली करने वाले लोग 2014 में सीना पीट रहे। वो बात न करें, खून दोबारा खोल उठता है, क्योंकि अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग आज उसी प्रकार। अभी तो मौसम ठंडा है, अभी मत खौलाओ खून मई जून में। दूसरी बात अमिताभ जी, मैं नहीं याद दिला देता हूं, कहते हैं कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, निष्पक्ष बात कर रहा हूं, इस पे मैंने इनको जवाब दिया है। 2052 की बात कर रहे थे, ये नेहरू जी की बात कर रहे थे, ये शास्त्री जी की बात कर रहे थे, तब मैंने इन्हें याद दिलाई। क्या आप याद दिला रहा आपको कि क्या थे ये लोग। ठीक बात, आपने कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि कोई क्षेत्रीय दल ध्वस्त हो, किसी क्षेत्रीय दल को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये विचारधारा सिर्फ बीजेपी में है। ये 27 साल 30 साल इनके सहयोगी रहे। अब रोकना होगा मुझे आपको। ठीक है, आप रुक दीजिए, आप रुक जाइए, आगे बात आगे। ठीक मुन्ना भाई, आगे विस्तार से जवाब दे दिया आपने, अच्छे जवाब दे दिया। कांग्रेस का ये ठीक है, मुन्ना खान का ये कथन तर्कपूर्ण नहीं है, तथ्याधारित नहीं है कि सारी सीटें कांग्रेस की आ गई। 52 में चुनाव से लेके, जवाहरलाल जी के समय से लेके और मनमोहन सिंह तक के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी सीट कांग्रेस की आ गई हो। सबसे ज्यादा सीट आई थी 413 इंदिरा जी की मृत्यु के बाद, सारी सीट कभी नहीं आई। इसलिए ये कहना ठीक नहीं कि सारी सीट आ गई थी, ऐसा वो विषय नहीं है ना। इसलिए तथ्य ठीक रहे, बाकी तो गंगा में डुबकी लगाओ, जब बही रहा कुंभ हो ही रहा फिर क्या दिक्कत है। अशोक यादव जी, क्या कांग्रेस अपने एलाइज के साथ रुख बदल रही है? छोटा सा जवाब।
आपको ऐसा कुछ अप्रीहेंशन हो रहा है कि कुछ बदलाव आ रहा है टोन में, बातचीत में, हेलो बोलने में? होता है ना भाई, फोन के अंदाज से हम जान जाते क्या। पहले आदमी कह रहा था हाँ भैया, अरे कैसे हो, फिर कहे हेलो, हाँ बोलिए, तो हम जान जाएंगे कि इनका दिमाग कुछ फिर गया, इन्हें कहीं से नशा हो गया। नहीं तो क्या वो आवाज बदल रही है अशोक भाई? चूंकि हमने कांग्रेस के लोगों से बात की तो वो मिल्कीपुर पे बड़े मन में गदगदाए मान थे, सच में कह रहे भैया ठीक रहा, इलाज हो गया। जी अमिताभ जी, देखिए कांग्रेस के और हमारी पार्टी के बीच जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग में कहीं कोई कमी नहीं है। इस बात को लेकर के मैं पार्टी के प्रवक्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बिहाफ पे हम लोग बात करते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ऑन कैमरा ये चीज बोली है, स्वीकार भी किया है। तो हमें कहीं कोई लेश मात्र भी कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे गठबंधन में कहीं कोई खटाई पड़ने जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं अमिताभ जी, मैं आपको थोड़ा सा आपको लगे कि मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार देश की दिशा और दशा बदलने का काम करते हैं, दो राज्य। लेकिन बिहार में नीतीश सरकार जो कि भाजपा गठबंधन से चल रही है, उत्तर प्रदेश में शुद्ध रूप से भाजपा की सरकार चल रही है। लेकिन 1985 में एक गाना आया था राजकुमार, एक मूवी आई थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, लेकिन वहां पे गाने के बोल थे राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, और यहाँ पे दोनों सरकारें मिलकर गाना गा रही राम तेरी गंगा मैली हो गई। अवैध शराब ढोते ढोते दोनों के बीच में अवैध शराब का व्यापार चला, दोनों सरकारों के बीच में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ट्विटर पे पूछा ये शराब का पैसा कहां तक जा रहा है, लखनऊ में कहां तक पहुंच रहा है और बिहार में कहां तक पहुंच रहा है। दोनों तो सरकारें एक तरह से भाजपा अलायंस है और यहाँ भाजपा, दोनों के बीच में गंगा माँ के छाती पर रख करके शराब, अवैध शराब ढोई जा रही है। तो ये सरकार को, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को जाना होगा अमिताभ जी। इसको माँ गंगा विदा करेंगी, भगवान राम विदा करेंगे, महाकुंभ के श्रद्धालु विदा करेंगे। जी ठीक है। अब फिर देखो, मैं चलिए रत्नाकर जी के पास जाए, वो कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। अशोक जी ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि जाना ही होगा और माँ गंगा विदा करेंगी, कुंभ विदा करेंगे। रत्नाकर सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे संक्षेप में? जी अमिताभ जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, इनकी बातों का मैं समय कम है भैया, जल्दी जल्दी कह लो। हाँ नहीं, देखिए अभी ये कह रहे थे, अब आवाज की बात हो रही थी, टोन कैसे बदलता है। देखिए ये स्वार्थ परक जो है गठबंधन होता है इनका, और सुविधा की राजनीति करते हैं। जब इनको लगता है कि गठबंधन करना चाहिए तब तो ठीक है, जब गठबंधन नहीं करना होता है तो कहते हैं कांग्रेस के नेता कौन अखिलेश वखिलेश, आवाज बदल जाती है उनकी, लोग जानते हैं इस पर। दूसरी चीज, जब भी समाजवादी पार्टी को खुद से उत्तर प्रदेश में सारे सीटों पे उपचुनाव लड़ना रहता है तो भी कांग्रेस पार्टी की कोई सुनवाई नहीं होती, बोलते हैं भैया 2 सीट तो दे दो, वो भी नहीं देना चाहते हैं ये, तो इनकी आवाज तब बदल जाती है। और अभी हमारे मित्र यहाँ पे जो बैठे हैं कांग्रेस के नेता, ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म निभाती है और साथियों को साथ में ले चलने का काम करती है। अभी बताइए, पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने अभी कल परसों में ही एक आरोप लगाया है कि अभी वहां पे आम आदमी पार्टी के 30 विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, और बहुत जल्दी जो है वहां के मुख्यमंत्री का हालत महाराष्ट्र की तरह होने वाला है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। तो ये वहां पे तो तोड़ने का जो कवायद कर रहे हैं महाराष्ट्र, अरे पंजाब में कह रहे हैं कि नहीं, भगवंत मान की सरकार गिरने जा रही है, उनके 30 विधायक हमारे संपर्क में है। तो ये किस तरह से कह रहे हैं कि ये गठबंधन धर्म निभाते हैं। और अभी इसी चुनाव में यही कांग्रेस पार्टी राष्ट्रद्रोही कह रही थी आम आदमी पार्टी को, तब ये गठबंधन धर्म भूल जाते हैं भाई कि अरे वो तो हमारे गठबंधन के अलायंस है, उसको हम ऐसा राष्ट्रद्रोही क्यों? ठीक है, अभी आप आ गई अच्छे से आगे बात, ये समय अनुसार अपने व्यूज बदलते रहते हैं। ठीक है, आ गई रत्नाकर सिंह, आ गई आगे बात। अशोक भाई ने एक बात कही, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन तथ्य रहते हैं अशोक जी। कुंभ की घटना के बाद दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान हुआ देश में, और मिल्कीपुर के लिए मतदान हुआ उत्तर प्रदेश में। परिणाम सामने हैं और आपके ट्वीट्स भी सामने हैं। आखिर निर्णय तो जनार्दन जनता ही करेगी ना, कोई पार्टी अपनी सरकार खुद तो बना नहीं लेगी। परिणाम सामने आया।
इसको स्वीकार करना चाहिए। और परिणाम इसके विपरीत होता तो आप क्या कह रहे होते कि देखो उसके कारण ऐसा हो गया, कह रहे होते ना। ये परिणाम सामने है देश के। कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेकर बहुत वफादार साथी रही हो ऐसा इतिहास नहीं बताता ना। वहां रिश्ते जुड़े, टूटे, तलाक हुई, ये सब चलता रहा है। शायद अरविंद जी ने इतिहास बताया था चौधरी साहब से लेके और अभी तक का, शिबू सोरेन तक का, अजीत सिंह का पार्टी का, उनकी पार्टी तोड़ दी नरसिंह राव जी ने, ये सब चला है। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं, अशोक जी नहीं देख पा रहे हो, ये देख रहे हो, ना बोलना चाहें, वो भी होता रणनीति में कई बार। कांग्रेस ने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। उसका मानना अब यह है आज की तारीख में कि हमको एक चुनाव लगे, 2 चुनाव लगे, 3 चुनाव लगे, हम क्षेत्रीय दलों के पीछे बैठकर चुनाव नहीं लड़ेंगे राज्यों में। क्या यही बात है? बस हम अपनी तरफ से नहीं तोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण देता हूं अशोक भाई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 200 सीटें मांग लेगी तो गठबंधन वैसे टूट जाएगा नहीं, और तू मैं के साथ टूटेगा, धैतेरी के साथ टूटेगा ही। या बिहार में 80 सीट मांग ले, 100 सीट मांग लेगी तो भी टूट जाएगा। इसलिए अब कितने दिन ये जर्जर कश्ती चलती है ये कहना कठिन है। कांग्रेस की लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप को कहीं से तो ये इल्हाम हुआ होगा कि हम अगर राज्यों में पीछे चलेंगे तो हम कभी भी भाजपा का विकल्प नहीं बन पाए। वो बन पाए नहीं बन पाए, लेकिन उनको अभी लग यही रहा है। वो चाहती है कांग्रेस, जो इंप्रेशन दिया जा रहा है ये कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पटना में तेजस्वी यादव, ये इनकी पार्टियां जब कमजोर होंगी तो मुकाबले में भाजपा के सामने कांग्रेस इमर्ज हो पाएगी। जब तक ये मजबूत रहेंगी, कांग्रेस वर्सेज भाजपा लड़ाई नहीं हो सकती। कांग्रेस अब चाहती है कि कांग्रेस वर्सेज भाजपा लड़ाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन क्षेत्रीय दलों के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन आ गई। इसको सबसे पहले ममता जी ने समझा और उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में एकला चलो रे, अकेले लड़ूंगी चुनाव, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। अब देखना है कि उस देश के सबसे बड़े सूबे में समाजवादी पार्टी इस पर नई परिस्थिति को, नई धारा से कैसे निपटती है। और उससे पहले बिहार में आरजेडी और तेजस्वी यादव कांग्रेस के इस नए मिजाज से कैसे और कहां तक निपट पाते हैं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।